हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले तो यहाँ जो है रोल्ड हॉफमैन ने कुछ स्टेटमेंट कही है केमिस्ट्री के बारे में, उसको पहले जान लेते हैं। पहले उसने कहा है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। उसने जो है केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी बिल्ट फ्रॉम देम। मतलब वो कहता है कि एक केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस का ब्रांच है जो कि मॉलिक्यूल्स और उनको ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करता है। वो ऐसा साइंस नहीं है जो कि कुछ ही 100 या 100 से ज़्यादा 100 ही एलिमेंट्स बना सके, लेकिन बस कितना भी इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट से बना सकती है। ठीक है। तो उसने जो है ये स्टेटमेंट कहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए, साइंस कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूइंग एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब जो यहाँ पर बताया गया है, तो साइंस जो होता है वो ह्यूमन एफर्ट और उनके नॉलेज उनको और जो नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम। तो हमें पता है कि हमारे जो नेचर है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं और उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल, उस चेंजेस में से कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होता है कर्ड फॉर्मेशन, दही कैसे बनता है मिल्क से, वो सारी चीज़ें। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन की मदद से विनेगर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में ही। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नेचर में हम मतलब हमारे अक्रॉस बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है। तो ये आपको क्यों बताया गया है। और यहाँ पर देखिए वेरियस सब डिसिप्लिन्स, मतलब साइंस के कितने ब्रांचेस है वो बताया गया है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और जियोलॉजी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का जो है कुछ स्टेटमेंट बताया है, मतलब केमिस्ट्री का मीनिंग बताया गया है यहाँ पर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ा है क्लास 10th में। तो यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपको जो है केमिस्ट्री का परफेक्ट डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ओके, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर गिवन है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है। हम जो है मेन टॉपिक से ही चालू करने वाले हैं, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है। ये नेचर ऑफ मैटर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैटर के बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, बट यहाँ पर जो है हम ये जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो रिविजन चैप्टर ही समझ लीजिए। ठीक है। ये इन सारे टॉपिक जो है हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर। मैटर जो टर्म है वो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मैं इंक की बात कर लूँ, इंक या फिर पेन, ये सारी चीज़ें जो है जिनके पास मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो आसपास है बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे बुक, मैं आपको नोट्स लिखने बोलूँगा तो आप बुक लोगे तो बुक भी एक मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। पेन, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो भी एक मैटर है। पेंसिल भी मैटर है। पानी को अगर मैं कहीं पे रखूँगा तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हवा भी है। लिविंग बींग्स, अब मैं जहाँ बैठा हूँ वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास ही कितने सारे मैटर है, तो वो आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर से ही कंपोज हुई है। ठीक है। तो मैटर टर्म जो है वो फैमिलियर है, हम सब जानते हैं। ठीक है। हमारे आसपास ही मैटर होता है। ठीक है। तो उनके पास मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, कितने हैं देखिए। पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए मैंने मार्क किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो मैटर है इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ठीक है। वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। ठीक है। अब हम एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला तो हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत पास होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सॉलिड का पार्टिकल है तो दूसरा पार्टिकल उससे ठीक बाजू में ही होगा, तीसरा यहाँ पर ठीक उसके बाजू में होगा। उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो है ना, ये जो मैंने 3 पार्टिकल्स बनाए उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। मतलब नहीं, मान लीजिए नहीं होती है, समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर एक और पार्टिकल आ जाएगा ऐसा।
ठीक है, इनके पास स्पेस बहुत कम होती है, तो इनके तो ये लोग जो है ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। अब इनको ये यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है इनको, तो वो नहीं जा सकते, यहाँ पर एक पार्टिकल नहीं आ सकता, इधर एक पार्टिकल होगा पूरा यहाँ तक कंपोज करेगा वो स्पेस, तो वो जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस को मूव नहीं कर सकते। तो ये होता है सॉलिड बेसिकली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी है ना मैं आपको सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉलिड के पहली प्रॉपर्टी मैं बताऊँ तो वो होती है एनीथिंग दैट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो भी चीज़ें होती हैं उनका जो अगर मेल्टिंग पॉइंट बताओ तो वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा है पार्टिकल्स आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो जो है बहुत टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स आर टाइनी, है ना, तो हेंस दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, और उनका हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट इज सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास जो है फिक्स शेप होती है। ठीक है, उनका कोई शेप चेंज नहीं होता है, एक है तो एक ही शेप रहेगी। अभी मैं अगर बॉटल का एग्जांपल ले लूँ तो बॉटल का शेप ऐसा होता है, तो बॉटल का वही शेप रहेगा और उसके अंदर जो पानी भरेगा उसका वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वो क्या अभी पानी भरूंगा तो उसका वॉल्यूम या कोई भी शेप चेंज नहीं होने वाला, सेम टू सेम ही रहेगा। तो ये होते हैं सॉलिड बेसिकली। ठीक है, ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। अब देखिए ये दो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में बना देता हूँ। अब आपको पता है इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तो मूव नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मार्क किया हूँ। ठीक है, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव तो नहीं कर सकते, तो ये जो है ना ये खाली एक अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर वो खाली वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वो उनके पास स्पेस ही नहीं होता है कि वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर जा सके, इतनी वैल्यूएबल स्पेस होती ही नहीं है उनमें। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली सॉलिड। सॉलिड आपको पूछा था ना, तो पहले आपके मन में आना चाहिए कि उनका जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं कर सकते, उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उनका जो है स्पेस कम है तो हम उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी एडमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा, कुछ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, उनका जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत लो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अभी मान लीजिए एक डिजिटल बोर्ड है, उस पर मैं लिखता हूँ कुछ, तो लिखता हूँ ऐसे ऐसे कुछ तो, और 6 या 8 महीने बाद मैं डस्टर लेके उसको रफ करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर भी वो पूरा रफ हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत तो रह जाता है लेकिन फिर भी वो आधे से ज़्यादा रफ हो जाता है। तो इसका मतलब जो है आप समझ सकते हो, सॉलिड जो है ना, अभी मार्कर सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है ना, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो वो रफ हो जाता है। ठीक है, तो यही सॉलिड का एक एग्जाम्पल है, मतलब उनका जो डिफ्यूजन का रेट है ना बहुत कम है, बहुत कम है, ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब नया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर भी गिवन है। देखिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक में भी आपको एग्जाम्पल गिवन है, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ होता है सॉलिड आइस, शुगर। अब शुगर भी आप पता है ना, शुगर जो आप शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ पाओगे। रॉक को तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। वुड को भी नहीं तोड़ पाओगे ना, उनको कंप्रेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही होते हैं सॉलिड। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है लिक्विड। अब मैं लिक्विड की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिक्विड। अब लिक्विड्स की मैं जब बात करता हूँ तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनीथिंग दैट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर बट बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लिक्विड का जो स्टेट ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड जो होता है उनके जो पार्टिकल्स है, अब सॉलिड का हमने पार्टिकल्स के बारे में तो देख लिया, लेकिन जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो लोग भी टाइटली पैक्ड ही होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करूँ तो उनके जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। अभी मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स में बना चुका हूँ, इनमें तो कोई स्पेस है ही नहीं बीच में। अब मैं लिक्विड के पार्टिकल्स बनाऊँ तो एक पार्टिकल लिक्विड का यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
ठीक है। तो सॉलिड से कंपेयर करूँगा तो इनमें जो स्पेस है ना, इनमें जो स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। देखिए यहाँ पर इतनी सारी स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिक्विड का जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ये याद रखिए, ठीक है। नाउ शेप और वॉल्यूम की बात करता हूँ मैं। अब शेप, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाटर का, H2O। अब वाटर के बारे में सबको पता है, वाटर इज़ अ लिक्विड, ऑल ऑफ यू नोस। तो अभी मैं मान लीजिए ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं वाटर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसका शेप क्या हो गया, हेमिस्फीयर, है ना। तो वाटर का अभी फ़िलहाल के लिए शेप इस कंटेनर में डालने के बाद हो रहा है हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, मैं बॉटल में भी वाटर डाल रहा हूँ, तो इसका शेप थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका फिक्स शेप नहीं है, वो जिस भी कंटेनर में जैसे भी शेप के कंटेनर में डालोगे उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यही है बेसिकली, यही होता है लिक्विड, और उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा वो होने वाला है लिक्विड्स टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में वो जो लिक्विड है उसको रखेंगे उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका शेप ले लेगा, ठीक है। अब लिक्विड जो होते हैं उनको भी हम कंप्रेस नहीं कर पाते इजीली एक्चुअली। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि अभी एज कम्पेयर टू सॉलिड उनके जो स्पेस है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कि उनको कंप्रेस कर सके, ठीक है। लिक्विड्स के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम उसे कंप्रेस कर सके, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, हाँ, वॉल्यूम जो है उनका फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम अभी वाटर का अगर मैं 2 लीटर का वाटर मैं इस कंटेनर में डाल दूं, ठीक है, ये वाले कंटेनर में 2 लीटर वाटर डाल दूं, तो इसमें 2 लीटर ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो कितना भी हो 2 लीटर ही रहने वाला है। बॉटल कितनी भी बड़ी बॉटल ले लूँ, 2 लीटर पानी अगर उसमें डालूंगा तो 2 लीटर ही होगा। तो ये जो है, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, ये याद रखिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी उनका डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, ये याद रखें, ठीक है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाए, उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक ही है, ठीक है, क्योंकि एज कम्पेयर टू सॉलिड उनका जो स्पेस है वो ज़्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब एग्जाम्पल बोलूँ तो H2O मैंने एग्जाम्पल, या वाटर। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो हो सकता है मिल्क भी तो लिक्विड है ना। अब ब्लड, हमारे अंदर जो ब्लड है वो भी लिक्विड है ना। कॉफ़ी हम पीते हैं ना, कॉफ़ी, टी भी पीते हो आप, चाय पीते हो ना, तो वो भी लिक्विड तो है ना, लिक्विड है। तो ये सारी चीज़ें एटसेट्रा, ठीक है, ये है लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसेस। अब मैं आपको गैसेस के बारे में बताता हूँ, ये देखिए गैसेस। अब देखिए यहाँ पर गैसेस के बारे में बताओ, यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टी दी हुई है, गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सारे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होती है गैसेस की बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना दोस्तों, रूम टेम्परेचर से कम होती है, ठीक है। गैसेस दैट मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, गॉट इट। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने एक गैस का पार्टिकल है, यहाँ पर एक गैस का पार्टिकल है, तो मान दूसरा पार्टिकल हो सकता है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर हो सकता है, चौथा यहाँ पर कहीं पे तो हो सकता है, मतलब उनके बीच में तो ये देखिए स्पेस देखिए कितनी है, उनके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है ना बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस का ये फंडा है, ठीक है, गैसेस के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैं रिवाइज करा दूँ, सॉलिड का ये देखिए ना के बराबर, लिक्विड का एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है,
और गैसेस का तो पूरा एकदम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके। तो गैसेस का जो ये उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं मैग्नेट ले लूँ, मान लीजिए ये मेरा मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पर एक आयरन है, इतना दूर आयरन रखूँगा मैं, यहाँ पर एक आयरन है Fe। ठीक है, अब मैं इतना दूर अगर आयरन रखूँगा तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर पाएगा? इतना दूर डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए कितना है, क्या ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा? उसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इतना दूर है, गैसेस के पार्टिकल्स तो अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे? मैग्नेट नहीं कर पाएगा तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैग्नेट का एग्जाम्पल याद करके आपको ये समझना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैसेस हैव नीदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस के पास फिक्स शेप भी नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब अभी गैस को किसी भी कंटेनर में डालो, उनका शेप फिक्स नहीं होने वाला है, वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब मान लीजिए मैं इतनी बड़ी बॉटल ला रहा हूँ, इसमें मैं गैस भर दे रहा हूँ, इसमें मैं गैस भर दे रहा हूँ, इतना सारा गैस आ गया इसमें, तो ये पूरे कंटेनर को शेप जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरे कंटेनर का। अब मैं ऐसे कंटेनर में अगर गैस डालूंगा तो भी वो पूरे कंटेनर का स्पेस शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो उनके पास जो है कोई फिक्स शेप नहीं होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज उनका जो कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करूँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो वो सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन रेट, अब डिफ्यूजन रेट की बात करूँ तो वो भी सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपैरिजन देखिए ना, सॉलिड का ना के बराबर, लिक्विड का जो है सॉलिड से ज़्यादा, गैस का सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये देखिए सॉलिड का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल्स देखिए कितने क्लोजली पैक्ड है, देख पा रहे हो? देखिए लिक्विड के देखिए थोड़े से स्पेस है बीच में, सॉलिड के कंपैरिजन में देखिए तो देखिए थोड़े थोड़े पैसे, इसमें तो स्पेस ही नहीं दिख रहा है हमें सॉलिड में। और गैस में देखिए बहुत दूर है, एक प्लेस से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर आराम से जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, अब गैस की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो एयर ले लीजिए, एयर, हवा, हवा भी तो गैस है। नेक्स्ट हीलियम ले लेते हैं, हीलियम भी तो गैस है। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी तो गैस है। ओके, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वो भी तो गैस है ना। तो ये सारी चीज़ें तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं उनका इंटर कन्वर्जन। ठीक है, ये आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा है पूरा, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, ये सारी चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फर्स्ट चैप्टर शायद, है ना? तो नहीं तो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर भी यहाँ पर मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ, डरिएगा मत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। ओके, सो नाउ लेट्स सी इंटर कन्वर्जन ऑफ गैसेस और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ यू हैव टू, अब आपको पहले ये समझना है कि जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। ओके, और इसका जब उल्टा होता है, मतलब जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ओके, नाउ अब दूसरा देखते हैं। अब जब सॉलिड जो है, नहीं, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, ओके, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, तो जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तब हम उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज, और इसका उल्टा आप देखते हैं, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए, कंडेंसेशन। ओके, नाउ
अब जब सॉलिड जो है, मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड अगर जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, when solid is directly converted into gas without change into liquid, we call this process as sublimation, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ओके। तो ये है इंटर कन्वर्जन, आपको ये जानना जरूरी है। when solid is converted into liquid we call it as fusion, when liquid is converted into solid we call it as solidification, ठीक है, solidification। when liquid is converted into gas we call it as vaporization, and when gas is converted into liquid we call it as condensation, okay, condensation, got it। and when solid is directly converted into gas without change into liquid we call this process as sublimation, ठीक है। और इसका उल्टा भी, मतलब गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं, ठीक है। आपको आया, समझ में आया? आपको होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए, these three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। ये जो 3 states of matter है वो इंटरकन्वर्टिबल कैसे है? जो टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज आते हैं उसकी वजह से। मतलब क्या है दोस्तों, अब देखिए, जब हम इस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी विल हीट सॉलिड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट होगा? तब वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में, ठीक है। तो ये है, ये जो है ना, ये इंटरकन्वर्टिबल है, ठीक है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें, मतलब अब देखिए, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल हीट लिक्विड, तो वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब गैस को हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑन हीटिंग द सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड, ठीक है। जब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिवर्स प्रोसेस, गैस को जब कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके गाइस, अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, गॉट इट। अब इसमें देखिए, अब ये जो मैटर है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब उसका क्लासिफिकेशन भी हम शायद थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में भले ही नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये जो होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 9th में, मुझे याद है, ठीक है। तो अब देखिए मिक्सचर, ये जो मैटर है उसको 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और इनको जो है मिक्सचर, इनको सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी मिक्सचर को किस में सब डिवाइड किया गया है? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है बेसिकली। अब हम ये जानते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, ठीक है। तो अब मिक्सचर क्या होता है दोस्तों? पहले तो आप ये समझ लीजिए, मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इतना याद रखिए। मतलब प्योर सब्सटेंसेस जो है उनको हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया। देखें यहाँ पर मैंने मार्क किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना। तो इसका मतलब जो मिक्सचर होता है, अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर कह सकते हैं ना, है ना, कह तो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और इनका ये जो सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हेंस देयर कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल, गॉट इट। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर को फॉर्म करते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स, हमारे आजू बाजू में जितने भी ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। एयर, टी, अभी चाय हम बनाते हैं उसमें कितने मिक्सचर्स होते हैं ना, दूध मिक्स करते हैं, मिल्क लेते हैं, फिर चाय पत्ती, वो सारी चीज़ें डालते हैं, हम शुगर भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना, ये सब मिक्सचर्स हैं, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है उनको 2 चीज़ों में सब डिवाइड किया गया है। पहला है होमोजीनियस, दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं।
होमोजीनियस मिक्स, पहले तो हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर का पढ़ते हैं। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर होमोजीनियस जीनियस गिवन है तो हम होमोजीनियस से चालू करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने में पूरा मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट द बल्क, ओके। दे आर मिक्सड और डिस्ट्रीब्यूटेड वी कैन से थ्रू आउट द बल्क। पूरा जो बल्क है, पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके मैं 3 प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहूँगा जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, इन होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली विथ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, पहली लाइन जो यहाँ पर गिवन है मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए मैंने मार्क किया है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ये पॉइंट भी आप पहला प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ तो जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो लोग पूरे जो एरिया है, पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर देखिए, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे चीज़ों में इक्वल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एलॉयस ले सकता हूँ, एलॉयस भी तो है। एलॉयस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ओके। यहाँ पर भी एग्जाम्पल गिवन है, शुगर सॉल्यूशन है, फिर एयर है, ये सारी चीज़ें जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इसके बारे में देखते हैं। अब जो होमोजीनियस है उसका बेसिकली वाइस वर्सा ही होता है, मतलब उल्टा, रिवर्स, है ना। तो इसमें देखिए कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये इसमें क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरे थ्रू आउट द बल्क, पूरे एरिया में। इसमें यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी देखिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए तो अलग अलग कंपोनेंट्स दिखते हैं। यहाँ पर गिवन है देखिए, कंपोनेंट्स आर विजिबल, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, ठीक है। तो यही है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट का मिक्सचर, फिर शुगर का मिक्सचर, ग्रेन्स, पल्सेस, वो सब जो डर्ट आता है उसके साथ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स विच यू कम अक्रॉस इन डेली लाइफ, ठीक है। ये डेली लाइफ के मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, शुगर सॉल्ट मिक्सचर, वाटर ऑयल मिक्सचर, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये तो है पूरा हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया। होप कि आपको मिक्सचर्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? अब प्योर सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही पार्टिकल से, मतलब वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल से बने होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज अ फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर, ओके, गॉट इट? आ रहा है समझ में? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कांस्टेंट होता है, ये याद रखिए, ठीक। और प्योर सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको उनके। और प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं मोस्टली जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, ज़्यादातर होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। वो जो क्या कंटेन करते हैं, एक ही टाइप का एटम या मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, ठीक है, एक ही टाइप का एटम या फिर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं वो, ओके। सो सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ तो प्योर सब्सटेंसेस आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर which contains only one type of atoms or molecules we can say, got it? Next is these substances mainly have constant और uniform composition throughout the bulk, ठीक है। अब मैंने बताया ये जो है उनके पास जो constant structure होता है और जो composition होता है उनका वो equally distributed होता है throughout the bulk, पूरे एरिया में, ठीक है। substances of fixed melting point, और इनमें ये जो substance होते हैं, प्योर substance होते हैं, उनका जो melting point है, boiling point है, वो भी फिक्स रहता है, सेम रेशियो में रहता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मेनली पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो प्योर सब्सटेंस जो है ना वो
मेनली जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अब मैं कहूँ कॉपर की बात करूँ, ठीक है, कॉपर की बात करूँ तो यही होता है, उसमें भी मैं सिल्वर बोल सकता हूँ, मैं सिल्वर में भी यही होता है, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, गोल्ड में भी यही होता है ना। वाटर भी कह सकता हूँ मैं, H2O वाटर, या फिर ग्लूकोज, ये सारी जो है ये प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आया समझ में। अब हम टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, आप सभी को पता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, है ना। दो तरह के प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और वन टाइप ऑफ एटम। मतलब ये जो एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में मुझे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, और फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यू मे बी फैमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। अब प्रीवियस क्लासेस से हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, तो आप सबको ये पता होगा। ठीक है, हाउएवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो क्लास 11 का होने वाला है उसमें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो डरिएगा मत, अगर आपको नहीं पता तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है आपको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके एलिमेंट्स के, आपको तो बहुत सारे एलिमेंट्स पता है, 118 एलिमेंट्स पता है आपको, क्लास 10 पे आपने पढ़ा है। मतलब 118 मतलब हमने बस उनको, लास्ट लेसन था ना क्लास 10 पे, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो मैंने रेफर किया। ठीक है, उसमें देखिए सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें तो ये एग्जाम्पल्स है एलिमेंट्स के। ठीक है, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, आपको पता है। देर आर ऑल एटम्स, देर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। ये जो एलिमेंट है, इनके जो एटम्स है वो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, वो मैं आपको पढ़ के समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। मतलब क्या है, जो एटम्स है दूसरे अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, वो नेचर में भी अलग होते हैं। मतलब एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के, उनको नेचर में भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे सोडियम या फिर कॉपर, ये देखिए यहाँ पर गिवन है सोडियम या फिर कॉपर। ठीक है, Na, सोडियम या फिर कॉपर कंटेन एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो सोडियम और कॉपर के जो एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, ये आपके मन में सवाल आया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते दोस्तों, और उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, अब देखिए contains atoms as their constituent particles, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms। और कुछ और एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब तो आपको पता होगा, है ना, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम से बने होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन मतलब, अब देखिए क्लास 10th के आपको याद होगा, मैंने रेफ़र किया वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो लेसन है हमने पढ़ा था क्लास 10th में, मैंने रेफ़र किया, उसमें आपने देखिए क्या पढ़ा था, उसमें H बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो ये समझे एक हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, एक मिनट, ये सब मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का एटम है H, और अब आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो पता होगा, है ना, जो मतलब वो जो अब जब उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं एटम्स के, उनमें अगर 2 या 8 एलिमेंट्स अगर हो, 2 और 8 एलिमेंट्स हो तो वो कुछ हो जाते हैं।
मतलब उनका वही वही फंडा है, ठीक है। उसके बिना वो जो है अनफिट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हाइड्रोजन का हमारे पास एक ही एटम है, लेकिन वो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से तो 2 एटम्स या फिर 8 होने चाहिए थे। तो अगर मैं प्लस, अब बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये जो है उससे बॉन्ड करेगा एच, दूसरे हाइड्रोजन एटम से, है ना। एच का अभी यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका एक पार्टिकल है, तो ये क्या है, इसका पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर ले लेगा, ये जो है ये इसका जो है ये पार्टिकल ले लेगा। तो इसके हिसाब से जो है हाइड्रोजन क्या हो गया, H2O हो गया, H2 हो गया, सॉरी, है ना। तो ये जो है अभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सकता है ना। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एट हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ये जो है मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। तो यही बातें जो है इसने यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई है। Whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by 2 or more atoms। अब ऑक्सीजन की भी बात करो ना, ऑक्सीजन भी सेम ऐसा ही है। ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन अब एक ही आइटम है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, 2 या फिर 8, तो 8 तो 8 से कम तो 2 है, तो हम 2 है तो पहले ये ऑक्सीजन के कितने, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 है ना, 8 है ना, तो 8 एलिमेंट्स है, तो ये तो पहले से ही कुछ है, तो ऑक्सीजन जो है ऐसे ही फॉर्म हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है O2 ऐसा ही फॉर्म हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी ऐसे ही फॉर्म हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, होप आपको याद होगा, नहीं है तो भी अभी आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच 2 एटम्स कंबाइन टू गिव द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखा आपने, मैंने अभी जो आपको बताया यहाँ पर ऊपर देखिए, हाइड्रोजन का जो एग्जाम्पल बताया यहाँ पर, ये देखिए हाइड्रोजन का 2 जो एटम्स हैं यहाँ पर देखिए, 2 एटम्स कंबाइन टू गिव देयर मॉलिक्यूल्स। अब 2 एटम्स ने कंबाइन कर लिया यहाँ पर, H2 बनाया, तो अब ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी गिवन है, ये देखिए H+H मैंने बताया, H+H एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ये दूसरा हाइड्रोजन, इन्होंने बॉन्ड कर लिया एक दूसरे में, और ये हो गया हाइड्रोजन के 2 एटम, मतलब ये हो गया H2, ठीक है। अब दूसरा भी देखिए, ऑक्सीजन का भी सेम केस है। ऑक्सीजन का ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इन्होंने आपस में बॉन्ड कर लिया, आपस में उन्होंने कुछ बातें की और बॉन्ड कर लिया, तो उसमें ये लोग ने, और 2 ऑक्सीजन एटम मतलब O2 बन गया ये। तो ये आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, बस रिवाइज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आया समझ में? ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर, अरे यहाँ पर क्या गिवन है, when 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained। मतलब यहाँ पर जो है हमें क्या बताया गया है, कंपाउंड का मीनिंग बताया गया है, ठीक है, कंपाउंड का मीनिंग बताया गया है बेसिकली। आपको पता होगा कंपाउंड क्या होता है ना, आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कंपाउंड होता क्या है। जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है। अब मैंने आपको बताया मिक्सचर क्या है बेसिकली, आपको पता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कौन से एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स है ना। तो 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट एलिमेंट्स को हम कंपाउंड कहते हैं। When 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio we call it as a compound। Got it? ठीक है। तो अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। अब ये जो कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मतलब सिंपलर सब्सटेंस मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हमने ऊपर देखा ना, वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब क्या होता है, उनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स को अप्लाई करके हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं या फिर मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनके एग्जांपल मैं बोलूँ तो वाटर यानी क्या, H2O, है ना। नेक्स्ट इज अमोनिया, NH3, आपको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, CO2, शुगर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एटसेट्रा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4। अब फिगर 1.4 की तरफ जाते हैं, चलिए कहाँ है, हाँ ये रहा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बताया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ इस फिगर में उन्होंने बताया, ठीक है। अब देखिए ये वाटर, अब ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, इनको अगर मैं कंबाइन करूँगा तो वो क्या फॉर्म करते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, H2O,
ठीक है। अब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी सिमिलरली है, C है। ये ऑक्सीजन एटम्स को मैं कंबाइन करता हूँ तो वो फॉर्म करते हैं CO2, ठीक है। तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अ डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर, नोट दैट द वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये तो आपको पता है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, और 1 ऑक्सीजन का एटम है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर वही गिवन है, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद वन अनदर, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स है, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं, नहीं 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 10 atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio and this ratio is characteristic of a particular compound। तो इस चीज़ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम है, मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एटम्स होते हैं, वो जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर एक कंपाउंड है ना, वाटर एक कंपाउंड है, तो उसमें जो एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है ना। अब इनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, तो वो जो है फिक्स्ड डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट है, और यही जो रेशियो है उसको हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज होते हैं वो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया, देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वेयर एज कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन इज वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, मेनली एलिमेंट है, और किस में क्लासीफाई किए जाते हैं, गैस में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो ये एक, और उनका जो, और उनके दोनों के मिलन से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है H2O, और उनके मिलन से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है H2O, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप ऑन साउंड एंड ऑक्सीजन इज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आया, समझ में आ रहा है आपको? होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है, देखें यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, स्टे सेफ, ओके, बाय।